नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है। रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसरो ने संचार उपग्रह CMS-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.31% हुई और एडिलेड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 233 रन बनाए। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज वर्चुअल माध्यम से एक वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति में प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा। इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में संपर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच आज इस बैठक का विशेष महत्व है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इतिहास, संस्कृति, भाषा और दूसरी समानताओं से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की भी समीक्षा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त सीमा सम्मेलन की बैठक जल्द बुलाने पर भी सहमति जताई, ताकि इच्छामती, कालिंदी, रमंगोल और खड़िया भंग नदियों से भूखंड के नक्शे तैयार किए जा सकें। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न सेक्टरों पर बाड़ लगाने का काम और तेज करने पर भी सहमति बनी। ये पट्टी त्रिपुरा बांग्लादेश सेक्टर में स्थित है। दोनों नेताओं ने सीमा पर नागरिकों के हताहत होने पर भी चिंता जताई और सीमा सुरक्षा बलों से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद सभी प्रारूप में खत्म किए जाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता ज्यों की त्यों बनी हुई है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने
1965 से पहले दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क की बहाली की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्य बनाने में बांग्लादेश के भरपूर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना का आभार व्यक्त किया। भारत और बांग्लादेश ने शिखर वार्ता के बाद 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कृषि, तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, उच्च स्तरीय सामुदायिक विकास परियोजना के स्वरूप दोनों देशों की सीमाओं पर हाथियों के संरक्षण के स्वरूप कचरा निपटान संबंधित उपकरणों की आपूर्ति समझौता ज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय तथा ढाका स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्मृति संग्रहालय समझौता ज्ञापन और भारत बांग्लादेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच के लिए शर्तें शामिल हैं। इन समझौतों और ज्ञापनों पर भारत की ओर से उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी और बांग्लादेश के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। भारत के नए संचार उपग्रह CMS-1 का आज PSLV C-50 यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसे अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर बाद छोड़ा गया। यह अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने इसे सफलता के लिए अभियान दल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपग्रह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बाद 21 दिसंबर को अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। I am extremely happy to declare that PSLV C-50 successfully injected CMS-01, the communication satellite, in precisely predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. योजना के अनुसार उपग्रह CMS-01 विस्तारित C-बैंड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा। डॉक्टर सिवन ने बताया कि इसरो आने वाले दिनों में भी अंतरिक्ष संबंधी खोज के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण करता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रयान-3, गगनयान और आदित्य L1 जैसे प्रतिष्ठित मिशनों की तैयारी भी चल रही है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न सभी चुनौतियों से निपटते हुए मिशन PSLV C-50 की सफलता ने देश के संचार आधारभूत ढांचा को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। इस सफलता से अब भारत के सामरिक महत्व वाले और सुदूर द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ संचार की सुविधा बढ़ जाएगी। PSLV C-51 के इस्तेमाल से अंतरिक्ष के कक्ष में पहुंचने का अगला मिशन बहुत रोचक होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने जानकारी दी है कि इसमें IN स्पेस नामक अंतरिक्ष सुधार पहल के अंतर्गत पहली बार ये उपग्रह छोड़ा जाएगा। नया उपग्रह CMS-01 पुराने दूरसंचार उपग्रह GS-8012 का स्थान लेगा। इस उपग्रह ने 11 साल तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जबकि आमतौर से ये 7 वर्ष के लिए ही कारगर होता है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है। श्री जावड़ेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है और विद्यार्थियों ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला ओलंपियाड में नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब
अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज स्वदेशी उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिषद ने 28,000 करोड़ रुपए की कुल लागत की भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा विभिन्न आवश्यक हथियारों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों और सिस्टम की खरीद के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की नई व्यवस्था के तहत परिषद की ये पहली बैठक थी और इससे मेक इन इंडिया तथा सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। आज स्वीकृत प्रस्तावों में डीआरडीओ में भारतीय वायुसेना के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,600 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इसके तहत पशुपालकों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। सम्मेलन में नए कृषि कानूनों के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। एक रिपोर्ट। किसान कल्याण सम्मेलन में खरीफ सीजन में किसानों को हुए नुकसान से संबंधित 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि किसानों के खातों में जमा की जाएगी। लगभग 35,50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें 20,000 किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। अन्य जिलों में राज्य के मंत्री कार्यक्रम के दौरान किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से लगभग 1,000 किसान सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आयोजन के साथ साथ कृषि विकास से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी होगा। किसान सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। आज किसानों को लिखे पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि वो किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और बढ़ते क्रय केंद्रों पर नए रिकॉर्ड बना रही है, तो कुछ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी को रोक दिया जाएगा। श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई नए कदम उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही है, वो आगे भी काम करती रहेंगी और सरकार एपीएमसी को मजबूत कर रही है तथा मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने 3 नए कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अगले 3 दिनों में 10 किसान सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि इस मुद्दे पर देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से मिले निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 10 संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कुल 10 में से 5 किसान सम्मेलन आज आयोजित किए गए हैं। इन 5 किसान सम्मेलन पंचमहाल जिले के मोरवा हड़प, राजकोट जिले के पड़ोदरी, अमरेली जिले के सावरकुंडला, बनासकांठा जिले के डीसा और सूरत जिले के बारडोली में आयोजित किए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल पंचमहाल के सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला राजकोट के किसान सम्मेलन में उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सूरत जिले के किसान सम्मेलन में उपस्थित थे, जबकि राज्य के कृषि मंत्री RC फड़दू और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़पिया अमरेली और बनासकांठा जिले के किसान सम्मेलन में उपस्थित थे। प्रत्येक किसान सम्मेलन में आसपास के 2 से 5 जिले के किसानों को सम्मिलित किया गया है। बाकी के 5 किसान सम्मेलन मेहसाणा, जूनागढ़, नवसारी, कच्छ और आणंद जिले में अगले 2 दिनों में आयोजित किए जाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि विपक्ष द्वारा नए कृषि कानूनों के बारे में बताई जा रही बातें गलत हैं, क्योंकि ये कानून किसी भी व्यक्ति को किसानों की जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं देते हैं। वे आज बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान संवाद रैली में किसानों से बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी किसानों को संबोधित किया और उन्हें कृषि कानूनों के लाभ के बारे में जानकारी दी। किसानों को कृषि कानूनों के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई द्वारा राज्य भर में इन किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 100 से अधिक मंडी तकनीकी रूप से उन्नत हो चुकी हैं और उन्हें उच्च तकनीक मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी राज्य में जैव ईंधन इकाई की स्थापना की जाएगी, ताकि किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य मिल सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जिले के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो कृषि कानून के बारे में अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले महीने की 23 तारीख को दिल्ली गजट में तीनों कृषि कानून अधिसूचित कर दिए थे और अब वे दिल्ली विधानसभा में अवसरवाद का परिचय देते हुए उसी अधिनियम की कॉपियों को फाड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, बांग्लादेश भारत के पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है। रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसरो ने संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.31% हुई और एडिलेड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 233 रन बनाए। भारत ने कोविड-19 से लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में निरंतर कमी के कारण देश में ऐसे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के मुकाबले केवल 3.24% रह गई है। पिछले 24 घंटे में लगभग 9,600 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में कोरोना के करीब 3,22,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 25,000 से कम बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 लोग संक्रमित हुए। ये पिछले 4 महीने में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे कम संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.31% हो गई है। अब तक 94,89,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 11,59,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 15,78,00,000 नमूनों की जांच की गई है। जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की गई है। इस समय दैनिक जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,363 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 6,13,350 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि कल तक मुंबई शहर में इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। इसके अलावा मुंबई में अब तक कोरोना के 2,85,000 मामलों की पुष्टि हुई है।
बिहार में कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसलिए पटना के बिहटा में पीएम केयर्स के तहत बनाया गया 500 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल बंद कर दिया गया है। राज्य में अब तक 2,38,462 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या भी निरंतर कम हो रही है। उधर तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड के 509 नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,79,644 हो गई। राज्य में कल 48,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.89% पहुंच गई है। मेघालय में आज 69 कोविड-19 के नए मामलों की पुष्टि के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 686 हो गई है। राज्य में 70 लोगों के ठीक होने से अब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 12,322 हो गई है। मिजोरम में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 95.74% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना रोगियों का पता चला और 12 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,906 हो गई है। त्रिपुरा में कोविड मरीजों की संख्या कम होकर 274 हो गई है। राज्य में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीजों का पता चला और 32 रोगी स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना का इलाज कराने के लिए खर्च का भुगतान करने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आकस्मिक या गंभीर बीमारी के लिए निजी अस्पताल में इलाज किए जाने पर चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति दी जाती है। मार्च 2005 में राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्णय के अनुसार 27 आपातकालीन और 5 गंभीर बीमारियों जैसे हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के खर्च को इसमें शामिल किया गया था। हालांकि आज राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इसमें कोरोना उपचार की चिकित्सा लागत को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि आज का निर्णय 2 सितंबर 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने आज तड़के पाकिस्तान से लगी सीमा के निकट 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि घने कोहरे की आड़ में हथियारों से लैस ये आतंकवादी तड़के करीब 2:30 बजे अटारी सीमा के निकट राजतल चौकी के क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। मुंबई पुलिस ने आज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के पूर्व मुख्य संचालन अधिकारी को TRP में कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बार्क के पूर्व प्रमुख संचालन अधिकारी रोमिल रामगढ़िया को पुलिस ने अपराध शाखा के एक दल ने गिरफ्तार किया। उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। रोमिल रामगढ़िया TRP घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले 14वें व्यक्ति हैं। आयकर विभाग ने तमिलनाडु में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के कई ठिकानों पर छापे मारकर 21 करोड़ रुपए की बेनामी राशि बरामद की। पिछले सोमवार को जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें इरोड और चेन्नई शामिल हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुल अघोषित संपत्ति का आकलन कुल 700 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष की प्रमुख झलकियों में वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम आपको बताएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जस्वी नेतृत्व में NDA सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति और वामपंथ उग्रवाद पर उठाए गए सुरक्षा बलों के विभिन्न कदमों से भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
डॉलर की इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है, देश जरूर वहां पहुंचेगा, परंतु वहां पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखें और बेहतर 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 बनाते जाएं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा। मैं बीपीआरएनडी के सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों के लिए पुलिस बल को सुसज्ज करने में आपकी अहम भूमिका है। आकाशवाणी से बातचीत में झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक विष्णु दयाल राम ने कहा कि पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की संपूर्ण स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों में हमेशा समस्याएं होते रहती थी। विधि व्यवस्था को लेकर के नागा में जो निवासी हैं सभी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। बर्मा से सटे जो एरिया है उसमें हमेशा समस्या बनी रहती थी। जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, उसी प्रयास का प्रतिफल है कि बर्मा बॉर्डर भी अभी शांत है और असम के क्षेत्र में भी शांति बनी हुई है। जो सरकारें हैं बिना किसी बाधा के चल रही हैं, तो ओवरऑल अभी जो स्थिति है वो बहुत ही सही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 2020 के दौरान एकीकृत और समन्वित नजरिया अपनाया गया। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 233 रन बना लिए थे। एक रिपोर्ट। विदेशी सरजमी पर पहले डे नाइट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की दूसरी गेंद पर ही पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े। इसी स्कोर पर अग्रवाल को पैट कमिंस ने बोल्ड कर दिया। पुजारा और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। पुजारा 43 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की। इस दौरान कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 23वां अर्धशतक जड़ा। Virat Kohli's 50. He enjoys batting here at the Adelaide Oval. उन्होंने एडिलेड में अपने टेस्ट करियर के 500 रन भी पूरे कर लिए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोहली अच्छे लय में थे, लेकिन रन आउट होकर 74 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। That's a huge wicket in the context of the match. मिचेल स्टार्क ने रहाणे को 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर भारत को 5वां झटका दिया। हनुमा विहारी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी 16 के निजी स्कोर पर हेजलवुड का शिकार बन गए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रिद्धिमान साहा 9 और रविचंद्रन अश्विन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। पैट कमिंस, हेजलवुड और नाथन लॉयन को 1-1 विकेट मिला। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम ठंडा रहेगा। तापमान 4 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 22 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में तापमान 14 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 3 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 3 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि के क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और लाभदायक तरीके अपनाने का आह्वान किया है। आज तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसी फसलें उपजाने के महत्व पर प्रकाश डाला जो सूखा, बाढ़ और विभिन्न प्रकार की आपदा झेल सकें। उन्होंने किसानों को लाभकारी मूल्य और लोगों को खाद्यान्न तथा पौष्टिक आहार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने पर भी बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है।
रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसरो ने संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.31% हुई और एडिलेड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 233 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।